लंबे समय की खामोशी के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मिलिटेंट वायलेंस बढ़ गई है और पिछले 4 दिनों में लगातार जम्मू क्षेत्र में 4 हमलों ने सुरक्षा बलों के लिए एक अलर्ट सा जारी कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक रहे कुलदीप खुडा साहब। खुडा साहब, आप 2007 से 2012 तक जम्मू कश्मीर पुलिस को लीड कर रहे थे। उस समय भी आतंकवाद था, मिलिटेंसी थी, काफी ज्यादा थी। इस मिलिटेंसी की घटनाओं को और उसको कैसे कंपेयर करते हैं, और खासतौर पर जम्मू हॉट हो रहा है जहां पे बहुत ज्यादा मिलिटेंसी नहीं थी? देखिए, टेररिज्म पाकिस्तान का एक मुद्दा रहा है हमेशा, और कश्मीर उनके लिए एक जैसे वो कहते हैं शाहरग है, और जो हर टाइम उनको धोखा देती रही है। मिलिटरली 3 हमले किए उन्होंने, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि टेररिज्म वो चालू रखेंगे, वो उसमें कमी नहीं लाएंगे। लेकिन जब जब उनको एक धक्का लगता है, जैसे उड़ी स्ट्राइक्स में हुआ या बालाकोट स्ट्राइक्स में हुआ, तब तो वो थोड़ा खामोश हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि कश्मीर को टेररिज्म के लिहाज से चालू रखा जाए, और स्ट्रेटजी सिर्फ चेंज करते रहते हैं वो। अब की बार उन्होंने सीरियल इंसिडेंट्स कर लिए, लगातार 4 इंसिडेंट्स पिछले 4 दिन में, और उसमें मेनली माइनॉरिटीज टारगेट रही। सिक्योरिटी फोर्स कैंप पे भी हुआ है। लेकिन हमने ये देखना है कि इस टेररिज्म को कैसे हम डिफीट करें। एक तो प्राइमरी ये जो है कि जो मदर ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान, उसको कैसे डील करना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचेगी, उस पर गौर करना चाहिए। ये साबित हुआ है कि जो उड़ी स्ट्राइक्स हुई और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक्स हुई, उससे मसला हल नहीं हुआ। क्या उससे ज़्यादा कुछ करना है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली क्या उसमें मुनासिब रहेगा। लेकिन लोकल लेवल पे जो हमारी कोऑर्डिनेशन है बिटवीन आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें यूनिफाइड कमांड की मीटिंग होती है, और साथ साथ में उसके बाद कोर लेवल पे जो एक रुझान रहा है, जैसे आपने 2007 से 12 की बात की, उसमें टेररिज्म लेवल्स 2012 में बहुत मिनिमम पे आ गए थे, और 2023 में अब की बार वो मैच हो गए 2012 के साथ। इन बिटवीन 2013 से लेके 2022 तक टेररिज्म हमेशा 2012 से ज्यादा रहा। तो इसमें यह देखना है कि कोर लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स है वो कैसे इंक्रीज की जाए, ताकि ऑपरेटिंग एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक तालमेल रहे। उसमें आइडेंटिफाई एरियाज हो कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है और किन एरियाज को हमने ज्यादा एड्रेस करना है। उसमें इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड को हमने कैसे मजबूत करना है। लेकिन जो एक बात देखी गई है जो जम्मू में अब, कि बॉर्डर में कुछ खामियां हैं मैनेजमेंट में। बॉर्डर मैनेजमेंट हमने कैसे ठीक करनी है, उसमें हमने क्या लूप होल्स है हमारे जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दुश्मन, और वो इन्फिल्ट्रेशन कर पा रहे हैं। इसी बात को जोड़ते हुए ये सवाल है कि जो कठुआ में हमला हुआ था उसके बारे में बताया गया है कि जो मिलिटेंट थे वो इंटरनेशनल बॉर्डर से होके आए थे। आज तक ये ज्यादातर देखने में आया है कि एलओसी पार करके आते थे। क्या करने की जरूरत है, या क्या ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए आ रहे हैं, इस तरीके से हमले कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ग्रुप्स आ रहे हैं? इस बात की भी इंटेलिजेंस इनपुट्स है। देखिए, जो पुंछ रजौरी में इंसिडेंट्स हुए पिछले 2 साल में, या अभी रियासी में हुआ वो रजौरी के साथ है, या कठुआ में हुआ, उसके बाद डोडा एरिया में भी हुआ इंसिडेंट, इससे जाहिर है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए और ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखा जाए, जो खासतौर मेरी इंफॉर्मेशन है लोकल एलिमेंट्स के जरिए, मैं उस पर कहूंगा कि इन्फिल्ट्रेशन इससे बहुत ज्यादा हुई है, जो हमारी नोटिस से एस्केप हुई है। तो इसलिए हमने हकीकत को समझ के उसको हमने एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि ये सीरियल इंसिडेंट्स तो हो गए, इसको काबू किया जाएगा। और जैसे पहले हुआ है, और हमारी फौज ने या पुलिस ने जो जिस बहादुरी से मुकाबला करते, अभी भी एक सीआरपीएफ के जवान ने शहादत दे दी, आर्मी के भी कुछ जख्मी हो गए, पुलिस के भी कुछ जख्मी हो गए। वो तो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारी एफर्ट्स रिजल्ट लाए। और इसके लिए ये बता रहे हैं कि शायद कॉम्प्लेसेंसी है जो सिक्योरिटी ग्रिड में रही है, और इन्फिल्ट्रेशन को हम नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि घाटी में शांति थी, हम मान रहे थे कि शांति है और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा। देखिए, कश्मीर वैली में जो हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, या जो इंसर्जेंसी ग्रिड है, सीआई ग्रिड, तो उसमें
पेनिट्रेट करना अब बहुत डिफिकल्ट हो गया. उसमें ये इन्होंने देखा टेररिस्ट ने और पाकिस्तान ISI ने कि उसमें अगर वो कहीं पे इंसिडेंट करते हैं विद इन डेज उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज किया जाता है. और यहाँ पे उनके टारगेट्स भी बड़े डिफिकल्ट हो गए अब. इसलिए वो अब इजी टारगेट ढूंढ रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं. और वो ये भी देख रहे हैं कि कहाँ पे वो हमारी जो मैनेजमेंट है उसमें वीकनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. जैसे इसमें कुठवा में बताया गया है, वो तो खैर जो ग्राउंड फोर्स है वो बता सकती है ज़्यादा तौर पे, उसमें टनल भी यूज़ की गई है. तो उसके साथ जो इसका कंबाइंड इफेक्ट है ड्रग ट्रेड का, ड्रग्स के जरिए जो यहाँ पे यूथ को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हमने टैकल करना जरूरी है. मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी इसमें बननी चाहिए. ये सोचना कि कश्मीर के हालात सिर्फ पुलिस और आर्मी की वजह से ठीक होंगे, ये मुझे लगता है कि ये सोचना बहुत एक लिमिटेड सोच है. इसमें हमने इसको ब्रॉडन करना, हम यहाँ की यूथ को कैसे एंगेज करना है, रेडिकलाइजेशन जहाँ जहाँ है उनको कैसे कम करना है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कैसे गेन की जा सकती है ताकि जो यूथ है जिनको ड्रग का शिकार बना रहे हैं या मिलिटेंसी में उनको ज्वाइन करने के लिए कोशिश की जा रही है, उनको कैसे दूर रखा जाए. तो ये एक बहुत मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी की जरूरत है. और ये कोर ग्रुप लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होनी चाहिए और इसमें बाज़ाब्ता स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी चाहिए और को कोऑर्डिनेटेड तरीके से उसका एक्शन प्लान बनना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. रिजल्ट्स आएंगे, खुद ब खुद आएंगे रिजल्ट्स. आपने तकरीबन 40 साल का आपका तजुर्बा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक्टिव. क्या आप मानते हैं कि मिलिटेंट्स की जो रणनीति है वो बदल गई है, खासतौर पर जो रियासी वाला इंसिडेंट है जिसमें एक सिविलियन बस को सीधे टारगेट किया गया? ऐसी घटनाएं ना के बराबर ही कश्मीर की 35 साल की मिलिटेंसी में रही है. तो कैसे देखते हैं आप इस जो मिलिटेंट्स की बदली हुई स्ट्रेटजी और इसका असर जमीन पर? देखिए, ये माइनॉरिटीज को दोबारा टारगेट करना ये बहुत देर के बाद हुआ. लगभग जब ये 90s में होते थे इंसिडेंट, डोडा सेक्टर में बरशाला हुआ, बाकी जगहों पे हुआ, रियासी से शपनाड़ी वगैरह काफी जगह हुआ था, उनगुल में हुआ. तो उसके बाद ये बंद हुई थी. अब ये दोबारा रिवाई करने की कोशिश कर रहे हैं. दुश्मन की चाल हमेशा ये रहेगी कि वो नए हरबे कैसे इस्तेमाल करेंगे और ये उसी का एक सिलसिला कि अब की बार उन्हें माइनॉरिटीज को टारगेट करना शुरू कर दिया. और जम्मू में माइनॉरिटीज की जो माइनॉरिटी टारगेट्स है वो अवेलेबल है काफी मिकदार में. और जम्मू में सिक्योरिटी गार्ड भी हालात के मुताबिक उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वहां पर जनरली हालात अच्छे रहे हैं, तो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कश्मीर में है. इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने जो इसकी बेस है, जहां से सोर्स ऑफ टेररिज्म है, वो पाकिस्तान और दूसरा बॉर्डर. क्या इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के और ज्यादा प्रबंध करने की जरूरत है इस बदली हुई रणनीति को देखते हुए? देखिए, इसमें एक दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो जो एक माहौल बना था पूरे हिंदुस्तान में ये था कि प्रेजेंट गवर्नमेंट रिपीट हो रही है और इसलिए उन्होंने पहले से तैयारी की कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का ओथ था उस दिन पहला इंसिडेंट कर लिया. उसके बाद अब G7 की समिट है इटली में, वो वहां पे इंटरनेशनल अटेंशन मिल सकता है. इसलिए उन्होंने वो मुनासिब समझा कि इन्फिल्ट्रेशन की जाए और उसके बाद सीरियल इंसिडेंट्स की जाए ताकि उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाए. वो पाकिस्तान का हमेशा से स्ट्रेटजी रहा है. तो ये बदली हुई नीति जो है ये दुश्मन हमेशा यूज करेगा. जरूरत इस बात की कि हम उसको कैसे टैकल करें, और वो बड़ी मुश्किल बात नहीं है. इसको हमने समझना है स्ट्रेटजी को, और उसको काउंटर करने के तरीके भी हैं. और वो मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरह से हमारी फौज और हमारी पुलिस बहादुरी से मुकाबला करती है, इन एलिमेंट्स को भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा, हालात नॉर्मल लाए जाएंगे. कल एक बयान आया था जनरल VP मलिक का, जिन्होंने कहा था कि इस तरीके के इंसर्जेंसी से निपटने के लिए जो विधानसभा चुनावों की बात हो रही है उसको 1 साल और टाल देना चाहिए. एज अ फॉर्मर DGP आप कैसे देखते हैं कि क्या इन इंसिडेंट्स की वजह से लोकतांत्रिक प्रोसेस को 1 साल के लिए स्थगित करना ठीक रहेगा? देखिए, अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे यहाँ पे टेररिज्म की 1989 से लेके अब तक, 1989 से 1996 तक गवर्नर रूल था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी. 1996 से फिर 2018 तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, और 2018 के बाद फिर गवर्नर्स रूल और प्रेसिडेंट्स रूल आ गया. तो इसमें ये समझना कि उसके साथ कोई टेररिज्म का डायरेक्ट वास्ता है, ये जरूरत है कि स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से. गवर्नर रूल में एक टाइप की स्ट्रेटजी रहती है, स्टेट लेवल पे जब स्टेट पॉलिटिकल सेटअप होता है तब स्ट्रेटजी में हो सकता है चेंज आ जाए. लेकिन ऑन द होल ये जो पैटर्न है टेररिज्म का, पाकिस्तान इसको उतना जोड़ता नहीं है कि यहाँ पे किस टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन है. दे वांट टू कीप द पॉट ऑफ टेररिज्म बॉइलिंग जितना वो कर सकते हैं. तो इसलिए ये कहना कि इसका कोई डायरेक्ट लिंक है
किस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए। हाँ, जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो मजबूत होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए कि टेररिज्म को कैसे डील करना है, और उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज हो, जो उनके बोनाफाइड एक्शन हो, उसमें पूरा सपोर्ट रहना चाहिए उनके काम में, और उनको जितनी फैसिलिटीज की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है, बुलेट प्रूफ इक्विपमेंट की जरूरत है, वो मिलनी चाहिए उनको। और उनके साथ साथ उन पे हमने भरोसा भी करना है, क्योंकि वो भरोसे पे उतरे हैं। अभी तक सैक्रिफाइसेस 5000 से ज्यादा दी है हमारी सिक्योरिटी फोर्स में, जिसमें लगभग 2000 के करीब जे एंड के पुलिस के भी हैं। इसलिए इन फोर्सेस को और उन पे भरोसा करके टेररिज्म को डील करने के लिए बहुत अच्छी फोर्सेस है, और ये डील कर लेंगे। इसका कोई हमने गवर्नमेंट के साथ जोड़ना कि वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता उसके साथ है। हाँ, गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए और वो क्लियर होनी चाहिए कि टेररिज्म को डील करना है। शुक्रिया। तो ये कुलदीप खोड़ा, जिनका ये कहना है कि मिलिटेंट्स और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ही नीति और रणनीति बदली जाती है, और ज़रूरत है कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से एक उन नीतियों को कैसे टैकल किया जाए, सुरक्षा बलों को कैसे मजबूत किया जाए, और सरकार कैसे मजबूत इरादे से उनके इन इरादों को नाकाम कर दे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर।